हेलो इवन, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में। एंथर के अंदर चार टाइप की वॉल लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो जो वॉल लेयर्स है इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंथर के डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। देखिए, जो एंथर है इनिशियली एक मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल के ग्रुप के फॉर्म में अराइज होता है। मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल मतलब कुछ इस तरह से एक मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल जो है ये अराइज होता है। ये है मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल। इस तरह से जो मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल है इसके फॉर्म में एंथर अराइज होता है। यह है मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल्स। मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब देखिए इसके बाद में होता क्या है, इसका जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंथर इनिशियल में मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल के फॉर्म में अराइज होता है। सेंटर में क्या बनेंगे, वेस्कुलर टिश्यू, एंड अपने अराउंड ये बना लेता है एक लेयर जिसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। तो पहले तो इसमें क्या बनती है, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एक आउटर लेयर फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये जो लेयर बन रही है यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, एपिडर्मिस। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे मीन्स हाइपोडर्मल रीजन में ये जो मेस्टेमेटिक सेल है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में कोई चार जो सेल है, मतलब वर्टिकल फोर कॉर्नर्स पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाली सेल, यहाँ पे ये सेल, यहाँ पे ये सेल एंड यहाँ पे ये सेल, चार जो सेल हैं ये काफ़ी इनलार्ज हो जाती हैं। एंड ये जो इनलार्ज सेल हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। कहने का मतलब सिंपल सा ये कि यहाँ पे चार जो आर्किस्पोरियल सेल है उनका फॉर्मेशन होता है। जो मेस्टेमेटिक सेल है ये इनलार्ज हो जाती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। मतलब हाइपोडर्मल रीजन की जो सेल है, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल है हाइपोडर्मल रीजन में, ये हो जाती हैं इनलार्ज। इनको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। मतलब इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके ये जो है, ये तो हमने बना दी क्या, एपिडर्मिस। ये हमने क्या बनाई है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में कोई चार जो सेल हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये जो सेल है, एक तो ये एक सेल यहाँ पे इनलार्ज हो गई, ये ऐसे ही एक सेल यहाँ पे एंड एक सेल यहाँ पे। ये जो सेल है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। ये जो हमने सेल्स बनाई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। जो चार सेल हैं उनसे क्या बन गई, आर्किस्पोरियल सेल। देखिए बाकी की जो सेल है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने केवल ये चार जो सेल है ये बनाई है, मतलब बाकी जो मेस्टेमेटिक सेल्स हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, बाकी जो मेस्टेमेटिक सेल्स है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बस इन मेस्टेमेटिक सेल में से जो कोई जो चार सेल्स थी वो जाती हैं इनलार्ज, एंड उन्होंने जो है क्या बनाया है, यहाँ पे ये आर्किस्पोरियल सेल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो ये जो मेस्टेमेटिक सेल थी, इनमें से एक्चुअल में एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में वर्टिकल कॉर्नर्स पे कोई जो 4 सेल है वो क्या होती है, इनलार्ज। इनको हमने क्या बोल दिया, आर्किस्पोरियल सेल। अब देखिए क्या होता है, जो आर्किस्पोरियल सेल है इनमें होता है डिवीजन, इनमें होता है क्या, माइटोटिक डिवीजन। इसकी वजह से 2 टाइप की सेल बनती हैं। एपिडर्मिस की तरफ जो बनेगी, मतलब पेरीफेरी की तरफ जो बनती है, उसको तो हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड जो नीचे की तरफ बनती है, या आप बोल सकते हो पेरीफेरी से थोड़ा सा अंदर की तरफ जो बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल सेल है इसमें होता है डिवीजन। आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। एंड जब इसमें होगा डिवीजन तो इसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, हर एक आर्किस्पोरियल सेल 2 टाइप की जो सेल है इनको फॉर्म करती है। देखिए इसको हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ये तो एपिडर्मिस है जो कि पहले ही बन जाती है। हम केवल फोकस करेंगे ये जो आर्किस्पोरियल सेल है इनके प्रोडक्ट पे, ठीक है। जो आर्किस्पोरियल सेल है इनमें होता है डिवीजन। एंड जब इनमें होगा डिवीजन तो इसकी वजह से 2 टाइप की जो सेल है उनका फॉर्मेशन होता है। देखिए हर एक जो आर्किस्पोरियल सेल है डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पेरीफेरी की तरफ जो सेल बनेगी, जैसे ये पेरीफेरी की तरफ जो सेल बनती है इसको तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। पेरीफेरी की तरफ जो सेल बनती है वो तो क्या हो जाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल। तो ये तो क्या है यहाँ पे, प्राइमरी पैराइटल सेल। ये तो है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड इसके नीचे की तरफ जो बनती है ये होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्चुअल में इसके बारे में दिया है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके नीचे जो बनती है ये कौन सी होगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो सेल है ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो जो आर्किस्पोरियल सेल है, हर एक जो आर्किस्पोरियल सेल है इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन की वजह से 2 टाइप की सेल बनेगी। देखिए ये वाली जो सेल है, ये वाली सेल ये तो कहाँ बन रही है, ये बन रही है पेरीफेरी की तरफ, मतलब एपिडर्मिस के पास जो बनती है। एपिडर्मिस के पास वाली जो सेल बनी है ये, इसको तो हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड जो अंदर की तरफ बनती है, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो पेरीफेरी की तरफ बने पैराइटल सेल, जो थोड़ा अंदर की तरफ बने इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये तो बनाती है एंथर की वॉल लेयर। अब देखिए एंथर की कौन कौन सी वॉल लेयर बनाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल जो है इसमें होगा डिवीजन एंड इट विल फॉर्म एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। जो प्राइमरी पैराइटल सेल ही क्या बनाएगी, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। एपिडर्मिस को नहीं बनाएगी भाई, सिंपल सी बात, एपिडर्मिस तो पहले से बन चुकी है। जो एपिडर्मिस है ये तो इनिशियल में ही फॉर्म हो जाती है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल ने किस वॉल लेयर का फॉर्मेशन नहीं किया, एपिडर्मिस का, क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो पहले से बन जाती है। अब बची क्या, 3 लेयर, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। तो तीनों जो लेयर है उनको बनाने का जो काम है वो किसका होता है, प्राइमरी पैराइटल सेल का। तो एपिडर्मिस से पहले बन गई थी, उसके नीचे क्या बन जाएगी, एंडोथीशियम, उसके नीचे मिडिल लेयर एंड सबसे अंदर कौन सी होगी, टेपिटम। ठीक है, ये तो इसका फंक्शन हो गया, मतलब इसे क्या बना दी, वॉल लेयर।
अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें होता है माइटोसिस। देखिए यहाँ से एक्चुअल में आपकी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर पूरा डिटेल में तो नहीं दिया है जो हमने देखा है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअल में यहाँ से दे रखा है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें होता है माइटोसिस। तो अब आपने पूरी कहानी देख ली है तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इसमें क्या होता है, माइटोसिस। एंड माइटोसिस जब होगा तो इसके बनती है क्या, स्पोरोजिनस सेल। अब क्योंकि जो स्पोरोजिनस सेल है कई सारी बनती है एक्चुअल में, तो क्या बोल देंगे उसको हम, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई सिंपल सी बात ये, क्योंकि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर होते हैं डिवीजन, इसके अंदर कई सारे डिवीजन होंगे एंड ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, स्पोरोजिनस सेल। एंड कई सारी जो स्पोरोजिनस सेल है ये फॉर्म होती हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, उसके अंदर कई सारी सेल होंगी और वो जो सेल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करती है एंड इट फॉर्म्स स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है ना, कई सारे जो स्पोरोजिनस सेल बन जाती हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती है एक्चुअल में इनका होता है डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएट होंगी एंड इनसे क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हम देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, हमने देखा था कि भाई जो स्पोरोजिनस सेल होती है, स्पोरोजिनस सेल जो है एक्चुअल में यही डिफरेंशिएट होती है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है, दिस स्पोरोजिनस सेल विल डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस सेल है इट विल डिफरेंशिएट इनटू it will differentiate into microspore mother cell, microspore mother cell। ये तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। नाउ ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड करती है, डिवाइड करने से क्या बनेगा, स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि कई सारे स्पोरोजिनस सेल बनेंगी तो क्या बोल देंगे उसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो एक्चुअल में स्पोरोजिनस सेल होती हैं, हमने डिस्कस किया था एक्चुअल में लास्ट क्लास में, इनमें डिपोजिशन होता है किसका, कैलोस का, कैलोस का डिपोजिशन होगा। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल हैं अब ये आती हैं डिफरेंशिएट किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। हर एक जो स्पोरोजिनस सेल है इससे क्या बन सकती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आपको आगे का नहीं तो पता ही है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, इसमें होगा मियोसिस और क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हम देख चुके हैं, इसको ध्यान से समझना है। इनिशियल में क्या हुआ, जो एंथर है, एंथर एक्चर से मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल के फॉर्म में अराइज होता है। ये रहा मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल, कई सारे मेस्टेमेटिक सेल। मेस्टेमेटिक सेल का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हैं। सेल के मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, सेल को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। ऐसी सेल जो कि डिवाइड करती रहती हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, उनको तो हम क्या बोल देते हैं, मेस्टेमेटिक सेल। एंड ऐसी सेल जो कि जनरली डिवाइड नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल। ठीक है, तो ये मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती रहती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एक तो सेंटर में बन जाता है यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू एंड अपने अराउंड बना लेती हैं एक लेयर, आउटर लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर। अब इस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में वर्टिकल कॉर्नर्स पे कोई चार जो सेल है ये आती है इनलार्ज एंड ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आर्किस्पोरियल सेल में। इनको हम क्या बोल देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। तो ये बन गई आर्किस्पोरियल सेल, ये डिवाइड करेंगी। डिवाइड करेंगे तो दो टाइप की सेल बनेंगी। कुछ सेल तो बनेंगी कहाँ पे, ऊपर की तरफ, मीन्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी। इनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये बनाएंगी एंथर की वॉल लेयर्स, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम।
एंड ये जो नीचे वाली सेल बनी है, ये इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इनमें होगा माइटोसिस, एंड माइटोसिस से क्या बनेगा फिर स्पोरोजिनस सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस सेल है या जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है कई सारे सेल से बना हुआ है। ये जो स्पोरोजिनस सेल होती हैं फिर क्या होगा, ये होती हैं डिफरेंशिएट किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यही क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस या फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। देखिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। जो माइक्रोस्पोर है जब ये डेवलप हो जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर है इसमें कुछ डिवीज़न होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ आउटर लेयर बनती हैं, एक्साइन, इंटाइन। तो जो माइक्रोस्पोर है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन में। मतलब ये है कि माइक्रोस्पोर का ही डेवलपमेंट होता है किसमें, पोलन ग्रेन में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअल में इनके अंदर नहीं है। हाँ थोड़ा आप बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोर का ही जो डेवलप्ड फॉर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से पोलन ग्रेन। इस वजह से कई जगह जो है माइक्रोस्पोर की जगह पोलन ग्रेन एंड जो पोलन ग्रेन है उसकी जगह माइक्रोस्पोर भी लिखा होता है। हाँ लेकिन एक्चुअल क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। अब देखिए इसी वजह से क्या होता है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम बात करें कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या हुआ, ऐसी सेल जो कि माइक्रोस्पोर को सिंथेसाइज करेगी उसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर टर्म आता है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल मतलब ऐसी सेल जो कि क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अलग है एंड पोलन मदर सेल अलग है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलन मदर सेल। क्योंकि भाई जो माइक्रोस्पोर है वही किस में डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है, चाहे आप बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल, चाहे आप बोलें क्या, पोलन मदर सेल, बात एक ही है। उसी जो सेल है उसको हम, सेम टाइप की जो सेल है उन्हीं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं या पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्योंकि भाई जो माइक्रोस्पोर बनेगा अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किसके अंदर होगा, पोलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, इनमें क्या होता है, मियोसिस। इनमें होता है मियोसिस। एंड जब भी मियोसिस होगा तो एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती हैं। एंड जो प्लोइडी है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जो प्लोइडी है उसको हाफ कर देता है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या जो पोलन मदर सेल है, मान लेते हैं अगर सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल में या पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो कितने माइक्रोस्पोर या कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 4। तो इससे बनते हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन। फोर माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। चार माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। दोनों चीजें मतलब एक ही है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। हम मान लेते हैं एक्चुअल में तो क्या होगा, 4 बनेंगे माइक्रोस्पोर। चारों जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। प्लोइडी कैसी होती है इनकी, ये होते हैं हैप्लोइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो चारों माइक्रोस्पोर है ये कन्वर्ट होंगे पोलन ग्रेन में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या जो पोलन मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक्चुअल में तो खैर ये होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली देखा जाए कि भाई जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ एंड उससे क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हर एक जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होता है किसमें, फिर पोलन ग्रेन में। लेकिन आपको ध्यान रखना
क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पोलन मदर सेल जो टर्म है ये भी यूज़ कर रखा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है कुछ और है एंड जो पोलन मदर सेल है कुछ और है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। उसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं एंड पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। किसी भी एक सेल मतलब किसी भी, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या पोलन मदर सेल, एक ही चीज़ है। उस सेल के अंदर जब म्यूसिस होगा तो क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे एक्चुअल में, तो फिर वो डेवलप होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो अटैच रहते हैं किसकी मदद से, कैलोस की मदद से। उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, या उसी को हमने बोल दिया था क्या, पोलन ग्रेन टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन टेट्राड। फिर उनको अलग कौन करता है, कैलेज एंजाइम। जो कैलेज एंजाइम है उसको सिक्रीट कौन करता है, टेपिटम। देखिए टेपिटम के फंक्शन के अंदर हम ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि जब म्यूसिस होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो 4 माइक्रोस्पोर तो बनेंगे, लेकिन चारों जो माइक्रोस्पोर है ये अलग अलग नहीं होते हैं। ये कैसे रहते हैं, आपस में अटैच रहते हैं। अटैच रहेंगे इसीलिए एक तरह का क्या बनता है यहाँ पे, टेट्राड बनता है। क्या बोला इसको हमने, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड। अब क्या होता है, इनको अलग करने का जो काम है वो होता है एक एंजाइम का, जिसका नाम क्या है, कैलेज। कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम को सिक्रीट कौन करता है, टेपिटम। जो टेपिटम है वो सिक्रीट करती है किसको, कैलेज एंजाइम को, वो जो कैलेज एंजाइम है। अब जो कैलोज है, जिस कैलोज की मदद से ये चारों माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन अटैच्ड हैं, ये इस कैलोज को क्या कर देता है, कैलेज एंजाइम डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो चारों जो माइक्रोस्पोर या जो पोलन ग्रेन है ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे बनते हैं क्या, टेट्राड बनते हैं फिर अलग होते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा या पोलन टेट्राड बनेगा, फिर वो क्या होगा, एक तरह से अलग होगा। अब देखिए जो टेट्राड है इनका अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, मतलब किस तरीके से ये आपस में अटैच हो सकते हैं। अब वैसे तो अरेंजमेंट के कई टाइप के हैं, लेकिन कुछ 2 कॉमन टाइप के अरेंजमेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टेट्राड। टाइप्स ऑफ टेट्राड। टाइप्स ऑफ टेट्राड का मतलब ये कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनका जो अरेंजमेंट है ये किस तरह से होता है, आपस में ये किस तरह से अटैच होते हैं। एक जो कॉमन जो अरेंजमेंट है, एक तो होता है इसमें टेट्राहेड्रल। जैसे ये तो है टेट्राहेड्रल। एक होता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल, ठीक है ना। ये केवल समझना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट इसके बारे में नहीं दिया हुआ है अरेंजमेंट के बारे में, बस आपको समझना है। टाइप तो कई सारे होते हैं, बस ये 2 कॉमन टाइप है। पहले एक टाइम पे मतलब इनसे कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। टेट्राहेड्रल, अच्छा होते तो कितने, 4 ही हैं, ये आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट है एक्चुअल में, जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि एक जो प्लेन है, एक प्लेन से आपको केवल 3 ही दिखाई देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 होंगे, कितने, 4 होंगे, मतलब एक जो है इसके पीछे होगा, एक प्लेन से आपको केवल 3 दिखाई देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल टाइप है ये मिलता है किसके अंदर, डाइकोट्स के अंदर। एंड ये क्या है, आइसोबाइलेटरल। जो आइसोबाइलेटरल है ये मिलता है किनके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर। इसमें जो माइक्रोस्पोर या जो पोलन ग्रेन होते हैं ये कैसे होते हैं, साइड बाय साइड अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसमें टेट्राड के बारे में, बस ये कुछ कॉमन अरेंजमेंट है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स अबाउट पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एक तो इसमें एरो एलर्जेंस।
एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ऐसे पोलन ग्रेन, कई सारी प्लांट की जो स्पीशीज हैं उनके जो पोलन ग्रेन हैं ये एलर्जी कॉज करते हैं, एयर में मिलते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कॉज एलर्जी। तो इस तरह के जो पोलन ग्रेन हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, एरो एलर्जेंस। सो पोलन ग्रेन्स which are present in air and causes allergy। ऐसे पोलन ग्रेन जो कि काफ़ी छोटे होते हैं एंड एयर में प्रेजेंट होते हैं एंड जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जन। पोलन ग्रेन विच आर प्रेजेंट इन एयर एंड कॉजेज एलर्जी, इस तरह के जो पोलन ग्रेन हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जेंस। तो कई सारे जो स्पीशीज हैं इनके जो पोलन ग्रेन है ये एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा जो ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस है उनको ये कॉज करते हैं। कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप कंडीशन है जैसे कि ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है, तो कुछ प्लांट की स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन है ये ब्रोंकाइटिस या जो अस्थमा है इसको भी कॉज करते हैं। इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है इसके अंदर पार्थिनियम। पार्थिनियम या इसी को हम बोल देते हैं, ये होता है एक्चुअल में कैरेट ग्रास। पार्थिनियम, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी इसको बोल देते हैं। पार्थिनियम, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास। अब देखिए जो पार्थिनियम है, एक्चुअल में जो पार्थिनियम है इसकी देखिए एंट्री हुई कैसे यहाँ पे। पार्थिनियम जो है एक्चुअल में ये कोई इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं था। हुआ क्या, 1950s में, 1950s के टाइम पे क्या हुआ, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एक तरह से फूड का काफ़ी शॉर्टेज था। एक तो ड्राउट वाली कंडीशन यहाँ पे हुई, ड्राउट की कंडीशन, तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो जो कुछ प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी उतनी हो ही नहीं पाई जितनी ज़्यादा डिमांड थी। फ्लड की कंडीशन हुई। उसके अलावा आप बोल सकते हो जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो ये कुछ कंडीशन थी आप बोल सकते हो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे फूड की डिमांड थी, इंडिया के अंदर जो फूड की डिमांड थी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फूड सप्लाई उस समय तक उतनी नहीं थी। तो इस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, यूएस से हेल्प मांगी कि भाई हमें कुछ यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है। तो यूएस ने क्या किया, 1950s की बात है, यूएस ने उस समय जो वीट था, उनके पास जो सरप्लस वीट था उसको इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे, इंडिया में। तो जिस समय यूएस से वीट आता है इंडिया में, ठीक है ना, उस समय क्या हुआ एक्चुअल में, वो जो वीट था उन वीट के साथ साथ में जो पार्थिनियम है, पार्थिनियम के जो टाइनी सीड थे वो भी इंपोर्ट हो जाते हैं। एंड उस समय से ये जो पार्थिनियम है उसकी एंट्री हुई है इंडिया के अंदर। एंड आज के डेट में तो मिलियंस ऑफ जो हेक्टेयर लैंड है उस पे जो पार्थिनियम है ये ग्रो करते हैं। अब पार्थिनियम के एक्चुअल में आप बोल सकते हो कई सारे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं। पार्थिनियम की वजह से एलर्जी होती है, पार्थिनियम की वजह से कई सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है, पार्थिनियम की वजह से पॉल्यूशन होता है। इवन इंडिया में कई अलग अलग जगह पे भी जो पार्थिनियम की स्पीशीज़ है आज के डेट में, पार्थिनियम के जो प्लांट है ये प्रेजेंट है। इवन जो लक्षद्वीप है या जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे भी जो पार्थिनियम है उसका प्रेजेंस देखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है हमारे इंडिया का वहाँ पे ये ग्रो हो चुका है। एंड इंडिया के एक्चुअल में कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पार्थिनियम प्रेजेंट है। तो एक तरह से जो पार्थिनियम है ये इंडिया का कोई नेटिव प्लांट नहीं है। हमने जब वीट को इंपोर्ट किया था कहाँ से, यूएस से, तो उस समय वीट के साथ साथ जो पार्थिनियम है इसका जो सीड है ये भी आ गया था। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो जो वीट है वो थोड़ा कंटामिनेटेड था, उसके साथ में क्या आ गया, पार्थिनियम का सीड। एंड जो पार्थिनियम है इस तरह से उसकी एंट्री हुई, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट था उसको काफ़ी सूट किया एंड उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई। एंड इतनी ज़्यादा हुई कि आज के डेट में कई जगह पे, मतलब आप बोल सकते हो पूरी कंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो लैंड है वहाँ पे जो पार्थिनियम है ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है पार्थिनियम के बारे में। एरो एलर्जन मतलब
ऐसे पोलन ग्रेन विच आर प्रेजेंट इन एयर एंड कॉजेस एलर्जी, एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा जो ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस है इनको कॉज करेंगे, लाइक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ठीक है ना। एंड जो पार्थेनियम है ये इंडिया का कोई नेटिव प्लांट नहीं है। जब वीट को इंपोर्ट किया गया था तो उस समय क्या हुआ, वीट के साथ में जो पार्थेनियम है, क्योंकि जो सीड है इसके काफ़ी छोटे होते हैं, जो इसका जो सीड है वो भी आ गया था वीट के साथ में, उसकी वजह से फिर ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर मतलब अलग अलग जगह अब जो पार्थेनियम है ये ग्रो हो चुका है, ठीक है। एरो एलर्जन, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे पोलन टैबलेट एंड सिरप। पोलन टैबलेट एंड सिरप, देखिए जो पोलन ग्रेन है ये होते हैं हाईली न्यूट्रिशियस, इस वजह से स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे इसे एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। फूड सप्लीमेंट, जो एथलीट्स होते हैं या जो रेस हॉर्सेज हैं ये अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो पोलन टैबलेट है एंड जो पोलन सिरप है इनको कंज्यूम करते हैं। मतलब पोलन ग्रेन जो है उनको यूज़ करके टैबलेट बनाई गई हैं, सिरप बनाए गए हैं, इनको कंज्यूम किया जाता है। सो पोलन टैबलेट एंड सिरप आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। This pollen tablet and syrup increase performance of athletes and race horses तो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे जो एथलीट्स है या जो रेस हॉर्सेज हैं ये इनको कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है ये इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पोलन टैबलेट है एंड जो पोलन एक्चुअली जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो अमाउंट है, प्रोटीन का जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा कई सारे विटामिन होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है, आप बोल सकते हो। इसके अलावा इवन जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट करते हैं। तो इस वजह से इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो एथलीट्स है या जो रेस हॉर्सेज है इनको दिया जाता है, जिससे कि अपना जो स्टेमिना है, अपना जो परफॉर्मेंस है उनको ये इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये क्या पोलन टैबलेट एंड सिरप के बारे में। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। देखिए जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है, वैसे तो हम बात करते हैं कि जो जनरली जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, स्फेरिकल, लेकिन सभी प्लांट स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है वो स्फेरिकल नहीं होता है। कई जो प्लांट स्पीशीज है वो तो ऐसी भी हैं जिनका जो पोलन ग्रेन है वो आप बोल सकते हो कि रिबन लाइक होता है, कि इसको हम बोल देते हैं क्या, फिलामेंटस पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोस्टेरा के बारे में। जो जोस्टेरा होता है, जोस्टेरा, इसी को हम बोल देते हैं सी ग्रास। सी के अंदर, यानी कि सी के अंदर मिलेगा तो ये क्या हो गया, मरीन एंजियोस्पर्म। जोस्टेरा जो है इसी को बोल देते हैं क्या, सी ग्रास। ये जो सी के अंदर ग्रो करता है या ओशन के अंदर ग्रो करता है तो क्या बोलेंगे इसको हम, मरीन एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर में मिलता है या सॉल्ट वाटर में मिलता है। तो कहाँ मिलता है, ये सॉल्ट वाटर में मिलता है, ओशन के अंदर या सी के अंदर मिलता है। अब देखिए जोस्टेरा है, इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग या फिलामेंटस या फिलीफॉर्म, या इसी को बोल देते हैं रिबन शेप्ड पोलन ग्रेन।
जोस्टेरा के जो पोलन ग्रेन होते हैं कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, रिबन लाइक, या इन्हीं को फिलीफॉर्म पोलन ग्रेन भी हम बोल देते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर मिलते हैं, जोस्टेरा के अंदर। जो जोस्टेरा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सी ग्रास बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है एक्चुअल में, मरीन एंजियोस्पर्म। जो पोलन ग्रेन है वो लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, या फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसमें जोस्टेरा के बारे में लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट इसमें आता है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी ना, वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए वायबिलिटी या जो वायबल है इसका मतलब होता है लिविंग। किसी चीज़ के अंदर अगर मान लीजिए लाइफ प्रेजेंट है, वो लिविंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायबल या वायबिलिटी। ठीक है, तो पोलन वायबिलिटी का मतलब ये है, होता क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बनता कहाँ पर है, एंथर के अंदर। एंथर के अंदर बनता है, उसके बाद में जो एंथर है उसका डेhiscence होगा। जब एंथर मैच्योर होगा उसका डेhiscence होगा। अब जो पोलन ग्रेन है वहाँ से बाहर निकलेगा एंड कहाँ तक जाएगा, वो स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है या पोलन ग्रेन का जो नरिशमेंट है ये एक्चुअल में एंथर के अंदर भी होता है एंड जो स्टिग्मा है वहाँ पे भी होता है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन अगर मान लीजिए जो एंथर है वहाँ से निकल तो गया, लेकिन अगर वो स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाया तो एक टाइम पीरियड होता है, मतलब कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँच गया तब तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकला, लेकिन एक विद इन जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक वो पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है तो पोलन ग्रेन जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन वायबल। नॉन वायबल का मतलब है कि अब उसका जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो सकता, मतलब अब उसके अंदर लाइफ नहीं बचेगी। इसको हम बोलते हैं क्या, पोलन वायबिलिटी। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखो ये हमने बनाया एंथर, ये पूरा स्टेमन है, इसमें ये क्या है, एंथर। जो एंथर है, एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। तो एंथर के अंदर मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनते कहाँ पर है, एंथर के अंदर। अब ये जो एंथर है एक टाइम पे ये मैच्योर होगा। जब एंथर मैच्योर होगा तो इसका क्या होगा, डेhiscence होगा। जब डेhiscence होगा अब ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट हो सकता है कि एयर के थ्रू, या हो सकता है किसी इंसेक्ट के थ्रू। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक। तो मान लेते हैं हम यहाँ बना लेते हैं कोई स्टिग्मा, जैसे ये हमने बना लिया क्या, स्टिग्मा। मतलब ऊपर स्टिग्मा है, नीचे तो स्टाइल है, और फिर ये है ओवरी। तो ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा और कहाँ पे आएगा, ये आएगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आता है, फिर यहाँ पे भी इसका डेवलपमेंट होता है और यहाँ से फिर पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, अब देखिए जो टाइम पीरियड है, जब पोलन ग्रेन इस एंथर से निकला एंड कहाँ पे पहुँचा, स्टिग्मा तक, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं राइस एंड वीट के केस में, राइस एंड वीट के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो ट्रांसफ़र है अगर ये 30 मिनट के अंदर हो जाता है तो ठीक है। राइस एंड वीट में ये जो ट्रांसफ़र है, मतलब जिस समय एंथर मैच्योर हुआ, डेhiscence हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकले, 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर अगर जो पोलन ग्रेन है ये पहुंच जाता है कहाँ तक, स्टिग्मा तक, तब तक तो ये वायबल रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो जो पोलन है वो कैसा हो जाएगा, नॉन वायबल, मतलब उसमें लाइफ नहीं बचेगी, मतलब उसका जर्मिनेशन अब नहीं हो पाएगा। तो राइस एंड वीट इसमें कितना होता है, 30 मिनट। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके अंदर जो पीरियड है, जैसे कि रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनोसी, इन फैमिली के अंदर
जो पोलन ग्रेन होते हैं इनकी जो वायबिलिटी है ये ज़्यादा होती है, अप टू मैनी मंथ्स। मतलब इनके जो पोलन ग्रेन है ये कई मंथ तक भी कैसे रहते हैं, वायबल रहेंगे। याद रखना है आपको। राइस एंड व्हीट के केस में क्या होता है, जो पोलन वायबिलिटी है वो कितनी होती है, 30 मिनट की। मतलब 30 मिनट के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचना जरूरी है, जब एंथर का डेसेंस हो चुका है एंड पोलन ग्रेन वहां से बाहर निकल चुका है। एंड जो रोजेसी, सोलेनेसी एंड जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है इनके अंदर क्या होता है, जो पोलन वायबिलिटी है वो कई मंथ तक की होती है। मतलब ये कि पोलन ग्रेन बाहर निकल भी गया, अब इवन कुछ मंथ के बाद भी अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचता है तब भी वो जर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे वायबल रहता है या लिविंग रहता है। ठीक है, तो पोलन की जो वायबिलिटी है, पहली बात तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीशीज़ के ऊपर, कि किस प्लांट स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। राइस एंड व्हीट के केस में तो जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट की है। रोजेसी, सोलेनेसी एंड जो लेग्यूमिनोसी है, ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं सारे एनसीईआरटी के। रोजेसी, सोलेनेसी एंड जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है इनके अंदर जो पोलन वायबिलिटी है वो कई मंथ तक की होती है। तो मतलब डिपेंड किस पे की पोलन वायबिलिटी, एक तो प्लांट स्पीशीज पे, दूसरी बात कितना टेम्परेचर है, मतलब उस समय इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है, ये भी जो फैक्टर है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी पोलन वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो पोलन वायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन pollen viability also depends on temperature and humidity, temperature and humidity। भाई मान लीजिए अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो पोलन की जो वायबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। इसमें हम देखेंगे पोलन बैंक्स के बारे में। देखिए पोलन बैंक जैसे सीड बैंक होते हैं, सीड बैंक के अंदर क्या करते हैं, जो सीड है इनको हम स्टोर करते हैं, ऐसे ही जो पोलन ग्रेन है इनको भी स्टोर किया जाता है। तो पोलन ग्रेन को हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलन बैंक। पोलन ग्रेन को काफ़ी कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन, एंड टेम्परेचर होता है यहाँ पे कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे जो पोलन ग्रेन है इनको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत कम जब टेम्परेचर है तो उसकी वजह से क्या होती है, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, सेल का जो डिके है वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो मतलब ये है कि जिस कंडीशन में पोलन ग्रेन है, हमने जिस कंडीशन में उसे रखा था वो उसी कंडीशन में रहता है। तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो पोलन ग्रेन है इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर याद रखना है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन। अब कुछ लोगों पर डाउट आता है कि भाई लिक्विड नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है। टेम्परेचर समझ में आ गया कि हाँ लो टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका रोल क्या होता है। देखिए होता क्या है, इतना जो कम टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए इसको आप डायरेक्ट अगर प्रिजर्व करेंगे इतने कम टेम्परेचर पे, तो भाई इतने पे तो जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी वाटर होगा, उसकी वजह से आइस के क्रिस्टल बन जाएंगे। एंड वो जो आइस के जो शार्प क्रिस्टल्स हैं वो पोलन ग्रेन को डैमेज भी कर सकते हैं। इस वजह से यूज़ किया जाता है किसको, लिक्विड नाइट्रोजन को। जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये एक्चुअल में आइस का जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करती है। तो आइस का फॉर्मेशन भी नहीं होगा एंड टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा, जिसकी वजह से इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सप्रेस रहेगी एंड जो पोलन ग्रेन की सेल है इसका कोई डिके भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रिजर्व रहेगा। तो ये हो गया इसमें पोलन बैंक के बारे में। ठीक है ना, तो 5 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं पोलन ग्रेन से रिलेटेड। फर्स्ट हमने क्या देखा था, एरो एलर्जन।
मतलब ऐसे पोलन ग्रेन जो कि एयर में मिलते हैं एंड एलर्जी कॉज करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था किसका, पार्थिनियम का। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो मैं डिस्कस किया, इसमें क्या, पोलन टैबलेट एंड सिरप। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इस वजह से इनकी टैबलेट भी बनाई जाती है एंड सिरप भी बनाई जाती है। ये जो पोलन टैबलेट एंड सिरप है इनको एज ए फूड सप्लीमेंट लिया जाता है। मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं एंड जो रेस हॉर्सेज हैं वो अपने स्टेमिना को, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो पोलन ग्रेन की टैबलेट हैं या जो सिरप है इनको कंज्यूम करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट था हम डिस्कस किया लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन का। लॉन्गेस्ट जो पोलन ग्रेन है ये हमें मिलता है किसमें, जोस्टेरा में। जोस्टेरा क्या बोलते हैं इसको, सी ग्रास, मरीन एंजियोस्पर्म होता है ये। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ये लॉन्ग होता है, रिबन शेप्ड, या इसको बोल देते हैं हम फिलीफॉर्म या फिलामेंटस फॉर्म पोलन ग्रेन। ठीक है। इसके अलावा उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया पोलन वायबिलिटी के बारे में। पोलन वायबिलिटी का मतलब सिंपल सा ये कि जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है तो एंथर से निकलने के बाद में कितने टाइम तक जो पोलन ग्रेन है ये वायबल रह सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी। राइस एंड व्हीट के केस में कितना, ये 30 मिनट, लेकिन रोजेसी, सोलेनेसी एंड जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है इनके केस में जो पोलन वायबिलिटी है ये कई मंथ की होती है। एंड हमने लास्ट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया है यहाँ पे, पोलन बैंक। इसमें हम क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन है इनको काफ़ी लो टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। लो टेम्परेचर पे जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो पोलन ग्रेन से उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखिए इसमें खैर कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो भी चीज़ें बची हैं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक साथ कंबाइनली देख लेंगे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होते हैं इनका जो जनरल साइज होता है ये होता है माइक्रोमीटर में। इनका जो जनरल साइज है या जो एवरेज साइज है ये होता है माइक्रोमीटर में 25 to 50 माइक्रोमीटर ये साइज होता है। एंड जो शेप है, शेप कैसा होता है, शेप इज जनरली स्फेरिकल। शेप इज जनरली स्फेरिकल। जनरली स्फेरिकल क्योंकि इसका जो एक्सेप्शन है उसके बारे में हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल में लिया था क्या, जोस्टेरा। जोस्टेरा जो होता है उसका जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, रिबन शेप्ड होता है। ठीक है ना, लॉन्ग होता है, रिबन शेप्ड होता है, तो वो क्या एक तरह से इसका एक्सेप्शन है। इवन कई सारे होते हैं पोलन ग्रेन जिनके जो शेप है वो अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, तो जनरली कैसा होता है इसका शेप, स्फेरिकल। ठीक है। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन है इसमें मिलती है हमें दो टाइप के लेयर, दो लेयर मिलती हैं। जो आउटर लेयर है वो तो होती है क्या, एक्साइन, एंड जो इनर लेयर है वो होती है इंटाइन। देखिए इसमें जैसे मान लेते हैं हम कि जो पोलन ग्रेन है, मान लेते हैं ये हमने बनाया क्या, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में ये हमने बनाया है पोलन ग्रेन। इसमें पहले बना लेते हैं हम इंटाइन। जो इसकी इंटाइन है, इंटाइन थिन होती है, सॉफ्ट होती है, कंटिन्यूअस होती है, मतलब ये पूरे पे मिलेगी, ये कहीं पे एब्सेंट नहीं होगी, कहीं भी कंटिन्यूअस। थिन होती है, इलास्टिक होती है, सॉफ्ट होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसके बाद में इसके बाहर क्या मिलती है, एक्साइन। जो एक्साइन है ये कंपैरेटिवली हार्ड होती है, रिजिड होती है, ये है एक्साइन। तो ये जो आउटर लेयर है ये तो क्या है, एक्साइन।
एग्जाइन कैसी होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है, हार्ड या रिजिड। हार्ड होती है, रिजिड होती है, ठीक है ना। एग्जाइन किसकी बनी होती है ये हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। जो एग्जाइन है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन। एंड जो स्पोरोपोलिन होता है इट इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। एक्चुअल में जितने भी रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है उनमें आप बोल सकते हो उनके अंदर आता है क्या? स्पोरोपोलिन। इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, मतलब ये कि इसका जो डिग्रेडेशन है ये नहीं हो पाता है। हमने सारी चीज़ में डिस्कस की थी किस चीज़ का बना होता है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड, हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कोई जो माइक्रोब है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इट इज़ रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशन। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि इसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं स्पोरोपोलिन के बारे में। तो जो एग्जाइन है, एग्जाइन इज हार्ड रिजिड होती है, इसकी बनी होती है ये स्पोरोपोलिन की। देखिए जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के जो फॉसिल होते हैं ये हमें सही कंडीशन में मिल जाते हैं। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है कि जो वेल प्रिजर्व्ड पोलन ग्रेन जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मतलब जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल जो होते हैं पोलन ग्रेन के वो वेल प्रिजर्व होते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिन। एंड इसके अंदर क्या होती है? इंटाइन। ये है इंटाइन। देखिए जो इंटाइन है, इंटाइन कैसी होती है? ये थिन होती है, थिन, फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस। थिन, फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस, थिन, फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्योंकि जो इंटाइन है एक्चुअल में बनी होती है किसकी? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, या बोल सकते हैं पेक्टिन एंड सेलुलोज। थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है? कंटिन्यूअस। इंपॉर्टेंट चीज है, कंटिन्यूअस होती है। जो इंटाइन है, इंटाइन तो पूरी में मिलेगी आपको। जो एक्साइन है, एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं है, एक्साइन तो कुछ जगह एब्सेंट भी होती है। जहां आप देखोगे हमने यहाँ पे एक्साइन नहीं बनाई है, ये जहां पे हमने एक्साइन नहीं बनाई है, जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो जर्म पोर कौन सा एरिया होता है जहां पे एक्साइन क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहाँ पे जो एक्साइन है वो क्या होती है? एब्सेंट। जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? जर्म पोर बोल देते हैं। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे एक एपर्चर मिलता है, वो जो एपर्चर है उसी को हम क्या बोल देते हैं? जर्म पोर। देखिए जो जर्म पोर है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। होता क्या है? ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है भाई, पोलन ग्रेन बनता कहाँ पर है? एंथर के अंदर, ठीक है ना। एंथर के अंदर जब डेवलप होता है, अब देखिए क्या होगा, जब एंथर मेचर होगा, मेचर होने के बाद में क्या होता है? एंथर का तो होगा डेhiscence। जब एंथर का डेhiscence होगा, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बनते कहाँ पर है? एंथर के अंदर, यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जो एंथर है इसका होता है डेhiscence। एंथर का डेhiscence होगा तो पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? ये स्टिग्मा पे। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचता है वहाँ पे ये मॉइस्चर को एंड शुगर को एब्जॉर्ब करता है। जब मॉइस्चर को शुगर को एब्जॉर्ब करेगा तो उस मॉइस्चर की वजह से क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी तरफ वजह से क्या होता है? बाहर की तरफ यहाँ पे प्रेशर लगता है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि ये जो पोलन ग्रेन है इसने मॉइस्चर को, शुगर को एब्जॉर्ब किया, तो अब क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा इस तरफ से। ये अब जब प्रेशर लग रहा है तो इसके पास दो लेयर हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। जो एक्साइन है वो तो काफ़ी हार्ड है, एक्साइन का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक्साइन कैसी होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है। लेकिन जो इंटाइन है, इंटाइन कैसी होती है? ये थिन होती है,
फ्लेक्सिबल होती है। तो होता क्या है, इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो ये इंटाइन है, इंटाइन एक्चुअल में यहाँ पे ये जो इंटाइन है ये इस तरह से ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाती है और क्या बना देती है, पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ा उस प्रेशर की वजह से जो इंटाइन थी, इंटाइन बाहर आती है। कहाँ से बाहर आती है, जहाँ पे जो एक्साइन है वो एब्सेंट है, यानी कि जम्पोर। तो इंटाइन बाहर आती है कहाँ से, जम्पोर वाले एरिया से, एंड क्या बना देती है, ट्यूब बना देती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलन ट्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो जम्पोर है, जम्पोर वाला जो एरिया है, यहीं से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब। लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा, कई बार क्या होता है, ये पूछा जाता है, मान लीजिए कि पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है। अगर ये पूछा जाए कि पोलन ट्यूब किसकी बनी हुई है, तो फिर आप क्या बताएंगे, इंटाइन। भाई जो इंटाइन है वही तो बाहर आई है ट्यूब की फॉर्म में। तो पोलन ट्यूब किस चीज़ की बनी होती है, तो क्या बताना है, इंटाइन की बनी होती है। जो इंटाइन है यही बाहर आती है ट्यूब की फॉर्म में। दूसरी बात, पोलन ट्यूब कहाँ से बाहर आती है, तब क्या बताना है आपको, जम्पोर। तो ये चीज़ ध्यान रखें, पोलन ट्यूब जो है किस चीज़ की बनी हुई है, इंटाइन। जो इंटाइन है वही बाहर आ चुकी है जम्पोर से, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब किसकी बनी है, इंटाइन की बनी है। पोलन ट्यूब बाहर कहाँ से आती है, तो क्या बताएंगे इसमें, जम्पोर। जो जम्पोर वाला एरिया है वहाँ से ही पोलन ट्यूब बाहर आती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखिए जो एक दो पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको हम लिख भी लेते हैं। जो स्पोरोपोलिन होता है, fossils of pollen grains are well preserved due to sporopollenin. जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन जो होता है, इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन के फॉसिल होते हैं ये वेल प्रिजर्व रहते हैं, है ना। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एनसीईआरटी के अंदर जो एक्साइन है इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। नाउ जो पैटर्न एंड डिज़ाइन है उसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी के अंदर एक्साइन के लिए एक लाइन दी हुई है, द एक्साइन एग्जिबिट्स fascinating arrays of pattern and design. Pattern and design. एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरेज ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए होता है कि एक्चुअल में ये जो एक्साइन है, एक्साइन बनी तो किसकी है, स्पोरोपोलिन की। अब होता है कि यहाँ पे जो स्पोरोपोलिन है इनका जो अरेंजमेंट है ये अलग अलग टाइप से होता है। मतलब कई बार तो आपको लगा कि जो एक्साइन है ये काफ़ी स्पाइनी होगी, मतलब स्पाइंस टाइप इसमें निकले होंगे, स्पाइनी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो स्पोरोपोलिन की जो एक्साइन है ये आपको लगती है नेट लाइक, कई बार आपको लगती है ग्रेनुलर। तो होता क्या है, अलग अलग प्लांट स्पीशीज के अंदर ये जो स्पोरोपोलिन अरेंज होता है, स्पोरोपोलिन से जो एक्साइन बनती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है या जो शेप होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हमने बात की यहाँ पे जम्पोर के बारे में, जो जम्पोर है इनका जो नंबर है ये भी क्या करता है, वेरी करता है। तो इस रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एक्साइन है, एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग एरेज ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जो एक्साइन है इसके अलग अलग जो पैटर्न है या डिज़ाइन मिलते हैं। कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी प्लांट का कोई फॉसिल मिला, ठीक है ना, वो जो फॉसिल है, अब जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है, क्योंकि जो एक्साइन है वो तो वेल प्रिजर्व रहती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है,
तो जो एक्साइन है, एक्साइन में मतलब जो स्पोरोपोलिन है उसका अरेंजमेंट किस तरह से, मतलब स्पाइन लाइक है और नेट लाइक है या काफ़ी ग्रेनुलर है, तो किस तरह का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो प्लांट है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन है ये किस स्पीशीज़ का है, किस प्लांट स्पीशीज़ का है। क्योंकि हर एक जो प्लांट स्पीशीज़ है उसका जो पोलन ग्रेन है उसमें जो स्पोरोपोलिन का जो अरेंजमेंट होता है वो भी कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो कई बार ये जो पोलन ग्रेन के जो फॉसिल होते हैं इनकी जो एक्चुअल में एक्साइन जो है, इनका जो स्पोरोपोलिन का अरेंजमेंट है, कई बार ये हमें उस प्लांट स्पीशीज़ के बारे में भी इंडिकेट कर देता है जिसको वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो एक तरह से कि ये जो पोलन ग्रेन है इसकी जो एक्साइन है, इसका जो स्पोरोपोलिन है, ये स्पोरोपोलिन एक तरह से टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करता है। एक तरह से ये क्या हो गया, ये एक तरह का टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर हो गया कि जो स्पोरोपोलिन का अरेंजमेंट है वो हर एक प्लांट स्पीशीज में कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। इसके बेसिस पे भी जो प्लांट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है ना। बाकी कई सारी चीज़ें हम पहले यहाँ पे देख चुके थे, बाकी जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। साइज कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसके अलावा शेप कैसा होता है, जनरली स्फेरिकल, जनरली। लेकिन जोस्टेरा के अंदर कैसा है, जोस्टेरा क्या बल्कि कई सारे अदर प्लांट स्पीशीज हैं जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो इसका स्फेरिकल नहीं है जोस्टेरा। लेकिन आपको याद रखना है जोस्टेरा के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन शेप्ड, फिलीफॉर्म या फिलामेंटस पोलन ग्रेन। इसके अलावा दो इसमें लेयर होती हैं। आउटर लेयर कौन सी होती है, एक्साइन। इनर लेयर को क्या बोल देते हैं, इंटाइन। जो एक्साइन है ये तो काफ़ी हार्ड रिजिड होती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। जो स्पोरोपोलिन है इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके बाद में इंटाइन होती है। इंटाइन कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कंटिन्यूस होती है। भाई जो एक्साइन है, एक्साइन इज डिसकंटिन्यूस, क्योंकि जो एक्साइन है वो तो यहाँ पे एब्सेंट है। जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है उसी एरिया को हमने क्या बोला है, जर्म पोर। सो एक्साइन इज डिसकंटिन्यूस बट इंटाइन इज कंटिन्यूस। जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम, जर्म पोर। एंड ये जो जर्म पोर वाला एरिया है यहीं से क्या निकल के आती है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को कौन फॉर्म करता है, इंटाइन। ठीक है, तो जो स्पोरोपोलिन है इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन के फॉसिल होते हैं ये वेल प्रिजर्व रहते हैं। एंड जो ये एक्साइन है इसका अलग अलग टाइप का जो अरेंजमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के अंदर एक टर्म यूज़ कर रखा है ऑर्नामेंटेड, कि जो एक्साइन है वो कैसी होती है, ऑर्नामेंटेड। ऑर्नामेंटेड का मतलब यही है कि यहाँ पे अलग अलग जो पैटर्न है या जो डिज़ाइन है स्पोरोपोलिन का, मतलब अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है एक्साइन में, ये अलग अलग पैटर्न या जो अलग अलग डिज़ाइन है, इसी के लिए टर्म यूज़ किया गया है ऑर्नामेंटेड। ऑर्नामेंटेड का मतलब होता है जनरली एक तरह किसी चीज़ का जो किस तरह से उसको डेकोरेट कर रखा है या जो अरेंजमेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। आज के लिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।